देखिए, मूल विषय ये है कि खुद ममता बनर्जी को दौड़ कर के क्यों जाना पड़ा प्रतीक जैन के यहाँ? खुद उनको क्यों जाना पड़ा? अपनी जगह किसी और को भेज सकती थी, अभिषेक को भी भेज सकती थी, किसी सीनियर और संगठन के कार्यकर्ता को भेज सकती थी कि भई जाओ जाकर के वो फाइल ले लो। ममता बनर्जी खुद पहुँचती हैं, उनसे पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पहुँच जाते हैं कि चीफ मिनिस्टर पहुँचने वाली हैं और पुलिस की धौंस में ईडी के अफसरों पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है और लिटरली जो कल प्रेस वक्तव्य जारी हुआ है ईडी की तरफ से, उसमें कहा गया है दस्तावेज छीन कर ले गए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, छीन कर ले गए। तो ऐसा क्या था उनमें कि छीन कर ले जाना पड़ा? और क्या ममता बनर्जी नहीं जानती थी कि जिस तरीके से वो जा रही हैं दौड़ करके, ये सारा मीडिया में आने वाला है? माइक का इंतजाम था संजय जी, लाउड स्पीकर का इंतजाम था, कार्यकर्ता जुट गए थे या जुटा लिए गए थे वहां पर, और ममता बनर्जी उस ग्रीन फाइल को लेकर के सीने से चिपकाए हुए संबोधित कर रही हैं। ये बताता है उस फाइल में कोई संवेदनशील डॉक्यूमेंट हो या नहीं हो। मैं ये भी कह रहा हूं कि उसमें जरूरी नहीं है कि बहुत संवेदनशील डॉक्यूमेंट हो, लेकिन एक ड्रामा करना था उनको और शायद अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं में एक जोश भरना था, एक पोस्चरिंग लेनी थी और शायद सबको उसके लिए तैयार करना था जो आज गृह मंत्रालय के सामने इनके 8 सांसद धरना देते हुए, नारेबाजी करते हुए और प्ले कार्ड लेकर के अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। आज खुद कलकत्ता की सड़कों पर उतरी हुई हैं, हजारों की भीड़ के साथ उतरी हुई हैं। तो वो एक माहौल बनाना चाहती हैं और ये माहौल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यानी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो वाकई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक अभी तक नहीं हुआ कि कहीं सेंट्रल एजेंसियां रेड कर रही हों और चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच जाए, आज तक नहीं हुआ ये। अगर इतना बड़ा रिस्क ममता बनर्जी ने लिया है तो उनको पता था ये मीडिया में सुर्खियां भी बनेगा, ये मामला यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये हाई कोर्ट तक भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ कोई एक फैसला भी ले सकती है, जिसको लगातार 2014 के बाद से टाला जाता रहा है। तो इतनी डेस्परेट क्यों हो गई है ममता बनर्जी? सबसे बड़ा सवाल ये है। डेस्परेट इसलिए हैं कि चारों तरफ दीवारों पर लिखा हुआ दिखाई देने लगा है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर झटका लगा है, लेकिन उसके बाद जो 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सभी राज्यों में उसने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। 4 स्टेट में उसकी सरकार बन चुकी है, 3 में अपने मुख्यमंत्री, 1 में नीतीश बाबू बन गए हैं। और ये जो 4 निरंतरता में जीत मिली है लोकसभा चुनाव के बाद, इसने अच्छों की नींद हराम करके रख दी है। एसआईआर हुआ है जिसका जिक्र भाव ने किया, बांग्लादेश में लगातार हिंसा चल रही है, हिंदुओं के खिलाफ चल रही है। एक एक हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल का हिंदू एकजुट हो रहा है और ये ध्रुवीकरण अगर मतदान तक ऐसे ही रहा, इंटैक्ट रहा, तो ममता बनर्जी जानती हैं कि उनकी 3 जीत और बीच में 3 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस इसलिए रहा क्योंकि वो हिंदुओं को आखिरी समय पर बांटने में कामयाब रही। इसीलिए उनको पता है कि हिंदू नाराज है इस बार, जो भद्रलोक है वो भी नाराज है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के कई ऐसे केस हो गए।
तो उनके 53 कांप रहे हैं साहब। उनको लग रहा है कि इस बार कुर्सी जा रही है, तो इसलिए वो कुछ भी करेंगी। और खास तौर से जो ड्रामेटिक हो सकता है, जो मीडिया में सुर्खियां बन सकता है, जो उनको सहानुभूति बटोरने में सहायक हो सकता है, वो सब करेगी। वरना मुझे एक बात बताइए साहब, एक प्राइवेट कंपनी है जो धंधा कर रही है, सैकड़ों करोड़ रुपया लेती है पॉलिटिकल पार्टियों से और नेताओं से, उनको कुछ सलाह देती है कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसका वो पैसा कमा रही है। ईडी का कहना है कि 2020 में एक केस दर्ज हुआ, वो नाम बता रही है कि ये सज्जन हैं जिन्होंने हवाला के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गोवा में आईपैक के लोगों को पैसा उपलब्ध कराया। हम उसकी जांच कर रहे हैं और मनी ट्रेल की जांच करते हुए एजेंसी वहां तक पहुंची है। अब वो कब पहुंचेगी, कब नहीं पहुंचेगी, क्या ये राज्यों के मुख्यमंत्री या पॉलिटिकल पार्टियों के नेता तय करेंगे? वो अगर एक ऐसी, अच्छा, आपने बड़ी होशियारी से, चतुराई से आईपैक के जो सर्वे सर्वा है उनको अपनी आईटी सेल का हेड भी बना दिया। और तर्क क्या दे रही हैं कि मेरी टीएमसी की आईटी सेल का वो हेड है और ये राजनीतिक बदले की भावना से और हमें बदनाम करने की भावना से, और हमारे जो वहां दस्तावेज थे, कैंडिडेट की लिस्ट थी, फलाना था, ढिमकाना था, उनको कलेक्ट करने के लिए, चुराने के लिए अमित शाह ने ये सब कार्रवाई की है। तो भैया, क्या पीएमएलए एक्ट में ये इम्यूनिटी मिली हुई है पॉलिटिकल पार्टियों को या उनके आईटी सेल के हेड्स को कि अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसेंगे, तो उनके यहाँ छापे नहीं पड़ेंगे? हमने तो मिनिस्टर्स के यहाँ छापे पड़ते देखे। इन्हीं की सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापा पड़ा है। देशमुख, अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके यहाँ छापा पड़ा है। नवाब मलिक के यहाँ छापा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, किस किस के यहाँ छापे नहीं पड़े हैं? तो कौन सा पहाड़ा पढ़ा रही हैं? ये केवल और केवल नाटक नौटंकी कर रही हैं और इनको पता है कि चुनाव सर पर आ गए हैं। बहुत तेजी से घटनाएं घटी हैं जिन पर इनका काबू नहीं है। इसलिए अब इन्होंने ये तरीका अपनाया है कि विक्टिम कार्ड खेलो, और भ्रष्टाचार हुआ है, एक्चुअल में नहीं हुआ है, ये तो बाद में तय होगा। अभी ईडी की जांच चल रही है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फंसी हैं। जल्दबाजी में जो कुछ इन्होंने कल किया है उसमें ममता बनर्जी फंस रही हैं। ये मामला कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ईडी ने इस पूरी साजिश को, यानी संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स को जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री ने अपने कब्जे में लिया है, छीना है, इसकी सीबीआई की जांच भी मांग ली है, क्योंकि वो तो मनी ट्रेल की जांच कर रही है ईडी। सीबीआई को कहा है कि आप इस कॉन्स्पिरेसी की जांच करवाइए, इसकी सिफारिश उन्होंने की है। तो ये मामला बहुत आगे तक जाने वाला है और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी चूंकि अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है अब, तो इसलिए वो रायता बिखेरेगी जितना वो बिखेर सकती है। बाबू, जब पिछली बार जब 2021 के चुनाव हो रहे थे तो यही बात बार बार आती थी और उस समय भी हम लोग डिस्कस करते थे कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल क्यों नहीं लगा रहे। आज के डेट में तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के 25 कारण उपस्थित हैं और तब भी यही बात आती थी, वो कहते थे कि साहब उसको सिंपैथी मिल जाएगी इसलिए नहीं लगा रहे। और बाद में हुआ, वो दिखा साफ साफ कि उनके गुंडों के भय से पता नहीं कितने जो सपोर्टर्स जो बीजेपी को वोट देना चाहते थे वो वोट देने नहीं गए। तो ये यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी रास्ते जा रही है तो परिणाम भी वही होगा फिर से। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या होता है कि हम दूर बैठे, जिनके पास फैक्ट्स होते वो एक्ट करने वाले होते, हम तो चर्चा करने वाले।
तो उनको समय वगैरह देखना पड़ता है। पिछली बार की बात अलग थी, आज की बात अलग है। पिछली बार बांग्लादेश बिल्कुल ठंडा था, और आपको याद होना चाहिए कि मैं लगातार जो हसीना वाजेद को भगाया गया था, हमारा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब अगस्त में हसीना वाजेद को यहाँ भाग कर आना पड़ा, और उसके बाद जो वहां दंगे फसाद हुए बांग्लादेश में, उसकी रिएक्शन सिलीगुड़ी में आई थी। सिलीगुड़ी से हिमाचल, हिमाचल से लेकर गुजरात, गुजरात कर्नाटक, महाराष्ट्र हुआ। तब मैं बोल रहा था कि हरियाणा में बड़ी रिएक्शन होगी। तो अगर बांग्लादेश की रिएक्शन हरियाणा तक और महाराष्ट्र तक हो रही है, तो नजदीकी क्या बोलते हैं उसका, पश्चिम बंगाल में होगी। और इससे ज्यादा डरिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, उससे ममता नहीं डरी है, मैं मानता हूं। लेकिन इनको जो जो बीच बीच में छुटपुट खबरें आती है, अब देखो बहुत सारे बार एसोसिएशन है, वहां टीएमसी के पैनल की हार हुई है, और छोटी मोटी संस्थाएं जो इंटरनल कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह कुछ होते हैं, ऐसे जगह हर जगह, नंदीग्राम में भी मैंने कल परसों 3-4 दिन पहले खबर देखी। तो जो भद्रलोक है, भद्रलोक सीपीएम के पीछे था, ममता के पीछे है, या दिल्ली के खिलाफ है, वो खिसकता जा रहा है। और इस कारण, और दूसरी बात, पिछली बार भी जो मटुआ समुदाय है वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ नहीं आया था। आज जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका सीधा सीधा परिणाम मटुआ समाज से है। तो ये सब फैक्ट्स हम अगर सामने लाते, एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं, तो पता चलता है कि ममता दीदी क्यों डरी हुई। पिछली बार भी आपने देखा होगा, मेरा ख्याल है कुछ 8 कितना परसेंट का फर्क था, 8 या 9% का फर्क था। 10%। मानो 4-5% घट जाते हैं तो 4-5% किसके बढ़ने वाले? पलड़ा एकदम पलट जाएगा, और ये हमें समझना जरूरी है। हाँ, इसके लिए टाइमिंग भी देखना पड़ता है। अब ममता को हम प्रेसिडेंट रूल लाते हैं और कुछ करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उसके पास 3-4 महीने है। वो 3-4 महीने जितने घटते जाएंगे उतना मामला आसान नहीं होगा। और इसलिए मैं मानता हूं, आपको याद होगा कि आपने यही सवाल मुझे, केजरीवाल को क्यों नहीं करते, 8 वारंट हो गए, 9 समन्स हो गए, आपने ही पूछा था। लेकिन गैप कितना कम कर दिया गया। तो जो ये जो चलता है ना, देखो, ये हमारे मराठी में उसको खेड़ा सावल्यांचा बोलते, यानी शैडो प्लेइंग होता है, शैडो प्लेइंग चल रहा है। तो आप डेस्परेट हो जाओ, लेकिन जितने लोग डेस्परेट लोग भी हो गए, हिंदू भद्र लोग जितना डेस्परेट होगा उतना ही फायदा अगर मिलने वाला है, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जिसके पास फैक्ट्स है, जिसके पास अधिकार है, वो तो ये कैलकुलेटेडली गेम खेलेगा ना। हमको चाहिए, हमको ऑप्टिक्स चाहिए, उनको ऑप्टिक्स नहीं, उनको परिणाम चाहिए। मोदी हो या शाह हो या बीजेपी के अलग अलग जो इस समय। और एक बात है कि बिहार का चुनाव खत्म होते ही ये सब लोग शिफ्ट हो गए जो एक्चुअली प्लानिंग करते हैं बीजेपी के लिए, वो बंगाल में शिफ्ट हुए, और कैसे शिफ्ट हुए उसका किसी को पता तक नहीं है। और ये जो आईपैक की बात कर रहे हो, मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां मेरे थोड़ा परिचित ऐसा कोई अधिकारी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये ईडी का मामला इतना आसान नहीं है। ये ईडी का जो केस है वो इतना आसान नहीं, उसके लिए 6 महीने से ज्यादा काम हुआ है, 6 या 7 महीने। तो इतना आसान नहीं है। वो कभी से 6-8 महीने से प्लानिंग चल रही है, उसके बाद छापा मारा है। तो इतना आसानी से हम बोलते हैं, उतना आसान तो चीज होती नहीं। और दूसरी बात, कानूनी जंग जो होती है, आपको मालूम है, आप ही बोल रहे हैं कि 5 दिन तो टल गया, तो वो तो टलने वाला है। आहिस्ते आहिस्ते सुप्रीम कोर्ट हो सीधे होती जा रही है,
और कोलकाता हाईकोर्ट तो ममता के खिलाफ ही है, तो अगर वो 5 दिन का रिलीफ दे रहे तो कोर्ट ही कुछ गेम नहीं खेल रहे, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कोर्ट भी कुछ देखते होगी। अगर कोलकाता हाईकोर्ट का बार काउंसिल में टीएमसी का पैनल हार जाता है और आज ये होता है सब, तो मैं इतना आसान नहीं मानता। ये गेम चलता है हमारे लिए, एक विजुअल है, लेकिन एक फिल्म धुरंधर हो या और कोई हो, बनने में महीनों लगते हैं, हम तो 3-3.5 घंटे में देखते। तो ऑप्टिक्स 3-3.5 घंटे का होता है, लेकिन साल तो 3-3 लग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टल गया आप बोले उतना आसान बात नहीं है, और सही टाइमिंग पर मुझे तो पक्का विश्वास है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर ही चुनाव होंगे, लेकिन उसके बीच प्लानिंग करने के लिए ममता के पास टाइमिंग नहीं होना चाहिए, इसकी सबसे बड़ी प्रिकॉशन ली जाएगी।